आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ हेनरी जेम्स द्वारा लिखित एक बेहतरीन हॉरर कहानी द टर्न इन द स्क्रू। ये एक ऐसी कहानी है जिसे जब आप पढ़ के ख़त्म करते हैं तो घंटों इसके बारे में सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। क्यों ये कहानी इतनी ख़ास है कि 1898 में लिखी गई ये कहानी आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी सालों पहले थी, और इसके ऊपर बन चुकी हैं 6 बार मूवीज़। तो शुरू करते हैं इस कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस ईव से, जब सब लोग बॉनफायर के चारों तरफ बैठे हैं और बारी बारी से एक एक हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं। अब बार है डगलस की। डगलस कहता है कि मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो द टर्न इन द स्क्रू है। अब टर्न इन द स्क्रू मतलब क्या हुआ? इस प्रोवर्ब का मतलब है कि अगर हमसे कोई ज़बरदस्ती काम करवाया जाए, जिस काम को करने की हमारी इच्छा ना हो, अगर वो काम हमसे कराया जाए तो इसे कहते हैं द टर्न इन द स्क्रू। लेकिन इस हॉरर स्टोरी में ऐसा क्या था कि उसे द टर्न इन द स्क्रू कहा गया? फिर डगलस कहते हैं कि खाली एक बार ही नहीं, 2 बार मैं कह सकता हूँ द टर्न इन द स्क्रू। सब कहते हैं क्यों? कहता है क्योंकि जो बच्चे इस कहानी से रिलेटेड हैं वो मेरी सगी बहन के बच्चे थे, और ये कहानी लिखी है वहाँ काम करने वाली गवर्नेंस की, जिसे डगलस ने ही अपॉइंट किया था। इस गवर्नेंस का कोई नाम कहानी में नहीं बताया जाता, वो एक अननेम्ड लड़की है। 2 बच्चे जिनके ऊपर शायद भूत का साया था, या फिर वो कोई ऐसी आत्माओं को देख पाते थे जो शायद और किसी को नहीं दिखती थी। हालांकि जो गवर्नेंस अपॉइंट की गई थी वो भी उन दुष्ट आत्माओं को देख लेती थी। लेकिन फिर इन बच्चों के साथ क्या हुआ? क्यों गवर्नेंस ने आखिर ये कहानी लिखी जिसे सालों बाद डगलस पढ़ के सुना रहा है? हालांकि वो गवर्नेंस अब जीवित नहीं है, 20 वर्ष पहले ही उसका निधन हो चुका है। कहानी शुरुआत होती है जब वह गवर्नेंस डगलस के ऑफिस में आती है और डगलस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सारी जिम्मेदारी जो मेरी बहन के बच्चों की है वो तुम संभालो। इसकी बहन और बहन के हस्बैंड दोनों की डेथ हो चुकी है। दोनों ही बच्चे ऑर्फन हैं। बच्चों का नाम है फ्लोरा और माइल्स। दोनों लगभग टॉडलर हैं, 7-8 वर्ष के छोटे बच्चे हैं। पूछती है ये जो लड़की आई है जिसे हम गवर्नेंस कह के बुलाएंगे कि अब तक उन बच्चों की देखभाल कौन करता था? तो बताता है डगलस कि पहले एक गवर्नेंस अपॉइंट की गई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। डगलस ये भी कहता है गवर्नेंस से कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारण आप मुझे कोई खत लिखें या इन्फॉर्म करें। मैं बच्चों की जिम्मेदारी से एकदम मुक्त हो के अपना बिजनेस संभालना चाहता हूँ। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको इतना पावर दे रहा हूँ कि जो डिसीजन आपको लेना है अपने बलबूते पे आप ले सकती हैं। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। क्या डगलस को एक अनजान लड़की को इतनी बड़ी पावर देनी चाहिए थी कि वो उन बच्चों का, उनकी लाइफ के साथ जो भी डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती थी? ये गवर्नेंस को लगता है कि हाँ, मैं हूँ इस लायक कि मैं उन बच्चों की होल सोल इंचार्ज हूँ, और यही भावना मन में रख के वो पहुँच जाती है वो छोटे से गांव ब्लाई में, जहाँ पर वो हवेली नुमा बड़ा सा घर है। गवर्नेंस छोटे से घर से रहकर आई है। इतना बड़ा घर देख के उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह बग्घी से बहुत पहले ही उतर जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि दूर से कोई फ्लोरा फ्लोरा कह के पुकार रहा है। उसे याद आता है कि दोनों बच्चों में से लड़की का नाम फ्लोरा है। वह आवाज़ की तरफ तेज़ी से चलने लगती है। पास में ही एक बड़ी सी झील है। वह देखती है फ्लोरा एकटक ना जाने झील में क्या देख रही है। वह उसके कंधे को पकड़ के हिलाती है और पूछती है, फ्लोरा, तुम्हारा नाम फ्लोरा है ना? वह चौंक जाती है। कहती, तुम्हें कोई इतनी देर से आवाज़ दे रहा है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही?
फ्लोरा गवर्नर से चिपक जाती है और कहती है, मैं आपको पहचान गई। आप वो नई गवर्नेंस है ना? आप मुझे बहुत प्यार करेंगी, मैं जानती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे मेरी पुरानी गवर्नेंस मुझसे प्यार किया करती थी। गवर्नेंस फ्लोरा का हाथ पकड़ती है और दोनों उछलते कूदते उस हवेली नुमा घर में आ जाते हैं। इस घर में इतने कमरे हैं कि कई कमरे तो बंद पड़े हैं। यहाँ इनकी मदद करने के लिए कुक है, बाहर माली है और एक होल सोल हाउसकीपर भी हैं जिनका नाम है मिस ग्रॉस। मिस ग्रॉस एक बहुत ही सादा महिला है, लगभग 50-55 वर्ष की हैं और ये गवर्नेंस को बहुत पसंद करती हैं। वो कहती हैं कि दोनों ही बच्चे बहुत ही मासूम और प्यारे हैं। ऊपर वाले ने बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जो इनके सर से माँ बाप का साया छीन लिया इतनी कम उम्र में। तो गवर्नेंस पूछती है कि जो पुरानी गवर्नेंस थी उसकी मौत कैसे हो गई। इस पे मिस क्रॉस कहती हैं कि वह बीमार रहती थी। कहती हैं, अच्छा दिन है, हम लोग को अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आपसे तो पुरानी गवर्नेंस बहुत कम खूबसूरत थी, आपकी आधी भी नहीं थी। ये सुन के गवर्नेंस फूली नहीं समाती। इतना सुंदर घर देख के उसकी आंखें फटी थीं। फूलदानों में भर भर के गुलाब के फूल लगे थे। बाहर वेल मेंटेन्ड गार्डन था जिसमें बहुत सारे फूल थे और उस गार्डन में ही फव्वारा भी था जिसके चारों तरफ स्टैचूज खड़े थे पत्थर के। ये कहती है कि मन में सोचती है गवर्नेंस कि मैं बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह फील कर रही हूँ। टेबल पे जब ये लोग खाना खाने बैठते हैं तो एक से एक लजीज व्यंजन है। गवर्नेंस को कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ फ्लोरा का ध्यान रखना है। और रही बात दूसरे बच्चे माइल्स की, वो तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, छुट्टियों में ही वापस आएगा। खाना खाते खाते फ्लोरा कहती है, कल तो माइल्स यहाँ आ रहा है। गवर्नेंस चौंक जाती हैं, कहती, माइल्स यहाँ आ रहा है मतलब? वो तो बोर्डिंग स्कूल में है और अभी छुट्टियाँ होने में काफ़ी समय है। फ्लोरा अब कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना खाने लगती है। गवर्नेंस और मिस ग्रॉस से पूछती है कि थोड़ी देर पहले जब वह यहाँ पर आई थी तो कोई फ्लोरा को आवाज़ दे रहा था, क्या आप आवाज़ दे रही थीं? मिस ग्रॉस कहती, हम तो कभी भी फ्लोरा को आवाज़ दे के नहीं बुलाते। वह खुद ही इतनी डिसेंट, इतनी डिसिप्लिन बच्ची है कि खाने के समय पे वापस टाइम पे आ जाती है। गवर्नेंस सोचने लगती है कि अगर उसे मिस ग्रॉस आवाज़ नहीं दे रही थी तो उसने वो किसकी आवाज़ सुनी जो फ्लोरा फ्लोरा कह के उसे सुनाई दी थी। फ्लोरा अक्सर झील के किनारे जाना चाहती है। वह बार बार गवर्नेंस से जिद करती है कि चलिए झील के पास चलते हैं, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। गवर्नेंस भी उसके साथ झील पे चली जाती है। फ्लोरा झील के किनारे बैठ के पानी में हाथ डालती है और बार बार किसी को देख के मुस्कुराती है। गवर्नेंस सोचती है कि भला ये किसी को देख के मुस्कुरा रही है। जब गवर्नेंस उसी डायरेक्शन में देखती है जिधर देख के फ्लोरा मुस्कुरा रही थी तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। काली पोशाक पहने बिल्कुल फक सफ़ेद औरत झील के बीचों बीच पानी के ऊपर घास पर बैठी थी। गवर्नेंस को ये समझते देर नहीं लगती कि ये कोई मरी हुई औरत है जिसकी बुरी आत्मा उसे दिखाई दे रही है। वह फ्लोरा को पकड़ के कहती है, तुम किसे देख रही हो? फ्लोरा कहती है, किसी को नहीं, मैं तो पानी में तैरती मछलियाँ देख रही हूँ। वह फ्लोरा का हाथ कस के पकड़ती है और सीधे घर में आती है। वह पसीने से तर थी। वह मिस ग्रॉस से कहती है कि इस घर में और कौन कौन रहता है। मिस ग्रॉस फिर सब सदस्यों का नाम बताती हैं। कहती है, नहीं, एक काली पोशाक पहनी हुई अजीब सी औरत मुझे झील के किनारे दिखाई दी। मिस ग्रॉस कहती हैं, ऐसी कोई भी औरत यहाँ नहीं रहती। खैर, रात का समय था और गवर्नेंस सोने चली जाती है। फ्लोरा गवर्नेंस के साथ उसी कमरे में दूसरे बिस्तर पे सोती थी। गवर्नेंस को रात में नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैन थी, वह बार बार करवटें ले रही थी। तभी फ्लोरा उठती है और खिड़की पे जाकर नीचे गार्डन में किसी को देखकर मुस्कुराती है और धीरे से एक अजीब सी धुन गुनगुनाती है। उस धुन को सुन के गवर्नेंस की आँख खुलती है। वह फ्लोरा से कहती है, ये बहुत गलत बात है फ्लोरा, तुम्हें समय पे सोना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। फ्लोरा ये बात सुनते ही जल्दी से बिस्तर में घुस जाती है और सोने का नाटक करती है। वह धीमे से फिर मुस्कुराती है। अगली सुबह ही एक चिट्ठी मिलती है गवर्नेंस को।
वह चिट्ठी माइल्स के स्कूल से आई थी। यह चिट्ठी भेजी गई थी माइल्स के अंकल को, लेकिन उन्होंने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वह चिट्ठी खोल कर देखते कि आखिर उसमें क्या लिखा है। उन्होंने वैसी ही की वैसी बंद चिट्ठी ब्लाई भेज दी, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। गवर्नेंस चिट्ठी खोलती है और वह चिट्ठी पढ़ के बहुत विचलित हो जाती है। वह मिस ग्रॉस को बुलाती है। मिस ग्रॉस, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, वह कहती हैं कि मैं ये चिट्ठी नहीं पढ़ सकती। गवर्नेंस कहती है, आपको पता है इस चिट्ठी में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि माइल्स को स्कूल से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, हमेशा हमेशा के लिए, और वह आज शाम की ट्रेन से ही वापस आ रहा है। ये कहते ही जैसे गवर्नेंस को एक शाम की वो बात याद आ जाती है जब फ्लोरा कह रही थी कि कल तो माइल्स वापस आ रहा है। वह फ्लोरा को आवाज़ देती है। वह फ्लोरा से कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि माइल्स आज वापस आ जाएगा? फ्लोरा कुछ नहीं कहती, मुस्कुराती हुई वहाँ से भाग जाती है और ऐसा कह रही थी फ्लोरा कि मैं बहुत खुश हूँ कि माइल्स आज वापस आ रहा है, मैं उसे लेने स्टेशन जाऊँगी। गवर्नेंस बहुत ज़्यादा विचलित है। वह कह रही है कि क्या उसे मिस्टर डगलस को, यानी उनके अंकल को, इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो मना किया था कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो वह उन्हें इन्फॉर्म नहीं करेगी। अब गवर्नेंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। इस तरह का काम उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। वह समझ नहीं पा रही है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, और यहीं पे जो लेखक हैं वो हमें दुविधा में डालते हैं। हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो भी ये घटनाक्रम चल रहा है वह सच में चल रहा है कि गवर्नेंस, जो बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान है, उसकी मन की उपज है। शाम की ट्रेन से माइल्स वापस आता है। दोनों उसे लेने बग्घी में बैठ के स्टेशन जाते हैं। जब देखती है फ्लोरा माइल्स को तो वो उसे ज़ोर से हक करती है और किस करती है। दोनों बच्चे उछलते कूदते बग्घी में बैठते हैं। माइल्स बहुत ज़्यादा खुश है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है शायद कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वह कह रहा है, मैं बहुत खुश हूँ ब्लाई आके, मैं तो हमेशा से यहीं रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये समय यहीं थम जाए, कहीं ना बीते, और ब्लाई के उस घर में फ्लोरा के साथ मैं ऐसी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताता रहूँ। गवर्नेंस की नज़र बिल्कुल माइल्स पर टिकी हुई है। वह बार बार माइल्स से पूछना चाह रही है कि तुमने आखिर स्कूल में ऐसा क्या किया कि तुम्हें हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया गया है। यहाँ पर गवर्नेंस को उसके अंकल को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो उसने नहीं करके बहुत बड़ी गलती की। माइल्स घर आता है और देखती है गवर्नेंस की बार बार माइल्स एक अजीब सी निगाह से उसको देखता है और जैसे उसके संग फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की को तो गवर्नेंस बनने का कोई हक नहीं। लगता है गवर्नेंस को कि शायद बच्चों के संग रह के वो बड़ी बड़ी बातें करना सीख गया है, क्योंकि उसके जो अंकल थे वो भी बहुत फ्लर्टियस वे में बात करते थे। शायद इनके ख़ानदान में यही आदत हो कि छोटे बच्चे भी बड़ों को देख के फ्लर्ट करना सीख गए हों। लेकिन ये बात भी सोचने की थी। अगली रात भी गवर्नेंस को ठीक से नींद नहीं आती। उसके मन में एक ही बात थी कि माइल्स को आखिर स्कूल से क्यों निकाला गया। उसने ऐसा क्या कर दिया कि हमेशा के लिए स्कूल से निष्कासित हो गया। हालांकि मिस ग्रॉस ने उससे बिल्कुल मना किया था कि वह माइल्स से बिल्कुल भी ऐसा प्रश्न न करे जिससे उसे परेशानी हो। जब आंखें खुलती हैं गवर्नेंस की, काफ़ी रात थी, वह देखती है फ्लोरा फिर से वो अजीब सी धुन गुनगुना रही है, खिड़की पे खड़ी है और गार्डन में देख के किसी को मुस्कुरा रही है। वह फिर फ्लोरा को डांटती है। वह कहती है कि अगर फ्लोरा उसकी बात नहीं मानेगी तो वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। फ्लोरा ये बात सुनते ही भाग के फिर से बिस्तर में सोने का नाटक करती है और ना जाने क्या सोचकर मुस्कुराती है। गवर्नेंस को बार बार वह औरत याद आ रही थी, वह काली पोशाक पहनी औरत जो उसे घास के ऊपर बैठी दिखाई दी थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि फ्लोरा उसको देख के मुस्कुरा रही है। लेकिन फ्लोरा ने झूठ बोला कि वो तो मछलियाँ देख रही थी। खैर, अगली सुबह होती है। आज गवर्नेंस थोड़ी सी खुश है। वह गार्डन में रोज़ को प्लक करके फ्लावर वास में लगाने जा रही है। तभी उसे ऐसा लगता है कि दूर से कोई उसे घूर रहा है।
वह हर तरफ देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी वह ऊपर छत की तरफ देखती है। छत पे बड़े बड़े टावर्स बने थे। वह देखती है कि टावर पे खड़ा एक आदमी उसे घूर रहा है। एक पल को गवर्नेंस बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि बच्चों के अंकल वहाँ आ गए हैं। दरअसल वो बच्चों के अंकल को मन ही मन पसंद करने लगी थी, बल्कि कह सकते हैं कि दिल दे बैठी थी। वह उनसे प्यार करने लगी थी। वह भाग के छत की तरफ जाती है कि जब वो अंकल से मिलेगी तो सारी बातें बता देगी कि कैसे माइल्स को स्कूल से निकाला गया है और कैसे उसे वह काली पोशाक पहनी हुई औरत दिखाई देती है। लेकिन जब वह छत पर जाती है तो वहाँ पर सिर्फ माइल्स बैठा था, जो कबूतरों से खेल रहा था, और छत पर कोई भी नहीं था। ये देख के गवर्नेंस बहुत परेशान हो जाती है। वह माइल्स से कहती कि अभी यहाँ पे कौन था जो काली पोशाक पहने खड़ा था और मुझे घूर घूर के देख रहा था। माइल्स कहता है, मैं तो बहुत देर से यहाँ अकेला हूँ और अपने कबूतरों से खेल रहा हूँ। वह माइल्स को घूरती है। वह कहती है, माइल्स तुम मुझसे बहुत झूठ बोल रहे हो और फ्लोरा भी। अगर तुम लोग इसी तरह से झूठ बोलोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। माइल्स उछल के भाग जाता है और कोई जवाब नहीं देता। गवर्नेंस के मन में शक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब भी वह बच्चों के संग स्ट्रिक्ट होना चाह रही थी, बच्चे उससे दूर भाग रहे थे और उसे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। गवर्नेंस अब दुविधा में है। वह सोच रही है कि मिस ग्रॉस को वो यह बात बताए कि नहीं बताए। कहीं मिस ग्रॉस उसे पागल ना समझ लें। एक दिन पहले ही उसने वह काली पोशाक वाली औरत की बात बताई थी और आज अगर इस अनजान शख्स के बारे में बताएंगी तो वह यही सोचेंगी कि इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वह चुप रह जाती है। माइल्स फ्लोरा दोनों हमेशा आपस में प्यार से बातें करते और फुसफुसा कर बातें करते। वे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। ये बात भी गवर्नेंस को बड़ी अजीब लग रही थी। उसे लग रहा था इतने परफेक्ट भाई बहन कौन होते होंगे जिनमें किसी भी बात को लेकर झगड़ा नहीं होता। ऐसे तो सिर्फ लवर्स होते हैं जिनमें कभी झगड़ा नहीं होता और जो कान में फुसफुसा कर बातें करते हैं। फ्लोरा से कहती है कि तुम दोनों इतना फुसफुसा कर कौन सी सीक्रेट बातें आपस में करते रहते हो? क्या तुम लोग में कभी झगड़ा नहीं होता? फ्लोरा कोई जवाब नहीं देती। ये जवाब ना देने की आदत गवर्नेंस को अंदर ही अंदर बेचैन कर देती थी। शाम का समय था। बच्चे खेल रहे थे और सब गवर्नेंस को बाहर बुला रहे थे। गवर्नेंस सोचती है कि चलो पर्दे खींच देती है वो उस ड्राइंग रूम के, तब बाहर चलती है। जब वह पर्दे खींचने जाती है तो उसे एक परछाई दिखती है जो धीमे धीमे एक आदमी की शक्ल ले लेती है। उसकी काले आंखें थीं, घुंघराले बाल, उसने सूट पहना था, लंबा सा आदमी था और देखने में ऐसा लग रहा था कि वह किसी फिल्म का हीरो है। वो बहुत ही हैंडसम आदमी था। गवर्नेंस सोचती कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है। वह लगातार गवर्नेंस को घूर रहा था। तब उसे याद आता है कि एक दिन पहले जब बच्चों के संग हाइड एंड सीक खेल रही थी और ऊपर एटिक में गई थी, तब उसे वहाँ पर टूटा हुआ पेंडेंट मिला था। उस पर इसी आदमी की तस्वीर बनी थी। वहाँ पर उसे एक म्यूज़िक बॉक्स भी मिला था। जब उसने वह म्यूज़िक बॉक्स खोला था तो उसमें से वही धुन बजी थी जो रात में फ्लोरा खिड़की पे खड़े होकर गुनगुनाती थी। वह बहुत तेज़ डर जाती है और कहती है, कौन हो तुम? लेकिन गवर्नेंस को यह समझते देर नहीं लगती कि वह जीवित आदमी नहीं था। उसका चेहरा ऐसा सफ़ेद था जैसे खून का एक कतरा भी उसके शरीर में ना हो। वह आदमी एक अजीब सी कुटिल मुस्कान मुस्कुराता है और धीमे धीमे पीछे होकर गायब हो जाता है। वह भाग के फिर मिस ग्रॉस के पास जाती है। बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। वह मिस ग्रॉस से कहती है कि अंदर आइए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। आपको मुझे बताना ही होगा कि वो आदमी कौन है जो मुझे 2 बार दिख चुका है, और वह औरत कौन है जो घास के ऊपर काली पोशाक में बैठी रहती है झील के पास। मुझे शक है कि ये दोनों बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। मिस ग्रॉस के माथे पे पसीना आ जाता है। वह पूछती हैं उससे कि वह आदमी कैसा था जो आपको खिड़की के पास दिखा। जब डिस्क्रिप्शन देती है गवर्नेंस उसका और बताती है कि टूटे हुए पेंडेंट में भी उसने वह तस्वीर देखी थी एटिक में, तो कहती है मिस ग्रॉस कि आपने क्योंकि वह टूटी हुई तस्वीर देखी थी पेंडेंट में, इसीलिए शायद आपके मन में वह फ़ोटो बस गई थी और इसीलिए वह आदमी आपको शीशे के पास दिखाई दिया। गवर्नेंस बहुत तेज गुस्सा जाती है। मिस ग्रॉस पे कहती है वह पागल नहीं है और वह जानना चाहती है कि ये दोनों मरे हुए इंसान कौन हैं
और ये दिन की रोशनी में भी कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये कहीं बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाना तो नहीं चाहते? मिस क्रॉस कहती हैं, वो यहाँ का पुराना नौकर है। उसका नाम पीटर क्विंट है। लगभग 1.25 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। गवर्नेंस पूछती है कि मृत्यु कैसे हुई थी। वह पीछे की तरफ एक सीढ़ी दिखाती है जो गार्डन के बीचों बीच उतरती थी। जाड़े का समय था। तेजी से क्विंट सीढ़ियां उतर रहा था। बर्फ गिरी थी। पैर फिसल जाता है क्विंट का और सीधे वो जो स्टैचू खड़े हुए थे वहीं आके उसका सर भरता है और वह मर जाता है। ये बात सुन के गवर्नेंस चौंक जाती है। वह कहती है, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। क्विंट कब से यहाँ काम कर रहा था? वह क्या करता था? मिस क्रॉस बताती हैं कि क्विंट एक वफादार नौकर था जो सालों से यहाँ था। जब बच्चे यहाँ पर रहने आए तो वह माइल्स के बहुत करीब हो गया, जैसे एक पिता होता है। माइल्स जिसने हाल में ही अपने पिता को खोया था, वह क्विंट को अपने पिता के रूप में ही देखता था। वह हर वक्त उससे चिपका रहता था। क्विंट उसे घुड़सवारी सिखाता और वो सब हुनर जो शायद एक पिता अपने बच्चे को सुनाते हैं। पूछती है गवर्नेंस, फिर क्या हुआ? जब क्विंट मर गया तो फिर कैसे आप लोग ने माइल्स को संभाला? मिस क्रॉस कहती हैं कि इसीलिए तो माइल्स को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था, क्योंकि क्विंट की मौत को वो सह नहीं पाता और फ्लोरा उसे मैं संभालती थी। पूछती है गवर्नेंस कि और वह पुरानी गवर्नेंस, उसकी मौत कैसे हुई थी? वो झील में बैठी हुई औरत कौन है जो मुझे अक्सर दिखाई देती है? वह औरत मिस जेसल है, यहाँ की पुरानी गवर्नेंस। तो वह मुझे मरी हुई क्यों दिखाई देती है? और मुझे तो बताया गया था कि वो बहुत बीमार थी, इसीलिए उनकी मौत हो गई। क्या हुआ था जेसल को? मिस क्रॉस कहती हैं, मरे हुए के बारे में बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकती। मेरे होंठ सिले हुए हैं। जिस तरह से आप यहाँ रह रही हैं, आपका काम है बच्चों की देखभाल करना, आप सिर्फ वही करिए। यहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं, इसके बारे में ज़्यादा बातें मत करिए, कह के मिस क्रॉस वहाँ से चली जाती हैं। फिर से एक रात आती है। रात में जब लैंप लेके चढ़ रही हैं गवर्नर सीढ़ी के ऊपर से, तो उनको फुसफुसा कर बात करने की आवाज़ आती है, जैसे कोई धीमे धीमे दो प्रेमी आपस में बात कर रहे हों। प्रेमिका प्रेमी से कह रही हो कि छोड़ो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। प्रेमी कह रहा हो, एक बार मुझे किस तो करने दो। गवर्नेंस फिर से परेशान हो जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन लोग हैं जो फुसफुसा कर बातें कर रहे हैं। ये भाग के ऊपर फ्लोरा के रूम में जाती है। फ्लोरा कमरे में बिस्तर पर नहीं थी। वह घबरा जाती है। वह भागकर गार्डन में खिड़की से झांकती है। देखती है माइल्स नीचे गार्डन में खड़ा है और छत की तरफ किसी को देख रहा है। गवर्नेंस को लगता है कि वही शख्स यानी कि क्विंट शायद ऊपर छत पर आकर डराना चाह रहा है माइल्स को। वह छत की तरफ झांकती है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह फ्लोरा को ढूंढने लगती है। तभी उसे पर्दे के पीछे से फ्लोरा के जूते दिखाई देते हैं। वह पर्दा खिसकाती है तो फ्लोरा जोर से हंसने लगती है। कहती, देखिए मैंने और माइल्स ने मिलकर कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया। आपको लग रहा था ना वो बातें कौन कर रहा है, वो तो हम आपको बेवकूफ़ बना रहे थे। प्रैंक था आपके ऊपर। गवर्नेंस को ये प्रैंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह भागकर नीचे जाती है और माइल्स का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके आती है। बोलती है वह माइल्स से कि तुम किसको घूर घूर के देख रहे थे? छत पर कौन था आखिर, बताओ मुझे। माइल्स हड़बड़ा जाता है। वह कहता है वो किसी को भी नहीं देख रहा था। उसने और फ्लोरा ने मिलकर तो एक प्रैंक किया था, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। लेकिन उस रात गवर्नेंस रुकती नहीं है। वह माइल्स को झंझोड़ती है और कहती है, बताओ तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया? तुमने आखिर वहाँ पर ऐसा क्या किया जो तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दिया गया? माइल्स रोने लगता है। वह कहता है, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। अंकल तो हमारी जिम्मेदारी से हमेशा छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए मैं मन गढ़ंत बातें बनाता था वहाँ पर, जिससे कि लोग मुझसे डरें। मुझे लोगों को डराना पसंद है। तब गवर्नेंस कहती, तुम्हें लोगों को डराना क्यों पसंद है? क्या तुमने किसी को चोट भी पहुंचाई थी वहाँ पे? माइल्स चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गवर्नेंस सीखती रह जाती है, लेकिन माइल्स किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करता। अब गवर्नेंस को ये शक और पक्का हो जाता है
कि ये जो आत्माएं घूमती हुई दिख रही हैं ये बच्चों को बर्बाद करने के पीछे पड़ी हैं। वह रात में ही फिर से मिस क्रॉस के पास जाती है और मिस क्रॉस से कहती है कि आपको भगवान का वास्ता है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि क्विंट और जेसल का क्या रिश्ता था। क्या वो दोनों प्रेमी प्रेमिका थे? क्या वो बच्चों को यूज़ कर रहे थे? क्या वो उनकी टेक केयर ठीक से नहीं कर रहे थे? मिस क्रॉस चुपचाप बैठ जाती हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। कहती हैं वह क्विंट, वह एक शैतान था। वह किसी भी खूबसूरत लड़की को नहीं छोड़ता था, चाहे वह गांव की हो, शहर की हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, अमीर गरीब, वह किसी लड़की को नहीं छोड़ता था। न जाने उस नौकर जैसे आदमी में ऐसी कौन सी बात थी कि लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती थीं। मिस जेसल, जो एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की थी, वो भी उसके प्यार में न जाने कैसे पड़ गई। क्विंट अक्सर मिस जेसल को मारता था, पीटता था और बाहर तक आवाज़ें आती थीं कि तुम मुझे दर्द दे रहे हो। तब भी वो उसकी दीवानी थी। वो दोनों इतने बेशर्म हो चुके थे कि दिन में रात में जहाँ मन होता था वहाँ वो अपनी रासलीला शुरू कर देते थे। गवर्नेंस कहती है क्या बच्चों के सामने भी? मिस क्रॉस कहती हैं मैंने कभी देखा नहीं कि वह बच्चों के सामने गलत हरकत कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से बेपर्दगी से वो एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार करते थे, शायद बच्चों ने भी उनकी सारी हरकतें देखी होंगी। गवर्नेंस कहती है बात सिर्फ इतनी नहीं है मिस क्रॉस, वो दोनों बच्चों को अपने वश में करके वही रासलीला फिर से करना चाहते हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही? वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब वो दिन की रोशनी में भी दिखाई देते हैं। बच्चों को उन्होंने ऐसा डरा के रखा है कि बच्चे कभी नहीं कबूलेंगे कि उन्हें उनकी आत्माएं दिखाई देती हैं। लेकिन मैं जानती हूँ जिस तरह से फ्लोरा रात में उठ के वह अजीब सी धुन गुनगुनाती है, और माइल्स जिस तरह से वह मुझे देखता है। और उस रात, मिस क्रॉस कहती हैं उस रात क्या हुआ? कहीं उस रात जब माइल्स मेरे पास बैठा था तो वह उठा और उसने मेरे लिप्स पे किस करने की कोशिश की। मैंने उसे गले से लगा लिया, लेकिन मुझे उसकी यह हरकत बहुत अजीब लगी थी। बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एडल्ट्स हों और लवर्स हों, जिस तरह से वह फुसफुसा कर एक दूसरे से बातें करते हैं। मिस क्रॉस कहती नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो हमेशा से ही ऐसे थे, बचपन से कभी भी उनमें लड़ाई नहीं हुई। वह दोनों धीमी धीमी ही बोलकर बात करते थे और हंसते थे। हम सब उनकी तारीफ करते थे कि दोनों बच्चे बहुत सभ्य हैं। जेसल या क्विंट ने उन्हें नहीं बिगाड़ा। वह उन दोनों से शायद कोई भी अपना नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। गवर्नेंस कहती है कि अब मुझे अंकल को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, डगलस को खत लिखना ही पड़ेगा। अगर कोई पादरी हम लोग की मदद कर सके तो हम उनकी मदद भी लेंगे। बच्चों को किसी हाल में बचाना है, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। क्विंट और मिस जेसल की आत्माएं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं, तभी वो खुलेआम सबको दिखाई दे रही हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जल्दी से गवर्नेंस भाग के जाती है स्टडी में कि वो अपना सामान पैक कर सके, लेकिन जब वो स्टडी में जाती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। स्टडी की उस कुर्सी पे जहाँ पर वह गवर्नेंस बैठ के बच्चों को पढ़ाती थी, वहाँ पर जेसल की आत्मा बैठी है और वह रो रही है और उसके आंसू टेबल पे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना बैग वहीं पे गवर्नेंस छोड़ देती है। गवर्नेंस मिस क्रॉस के पास आती है और कहती है कि अब मैं कहीं भी नहीं जा सकती। अब वो घर के अंदर भी आ चुके हैं और उनकी प्रेजेंस मुझे फील हो रही है। बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें अकेला मैं नहीं छोड़ सकती। आप मुझे ये बताइए कि मिस जेसल की मृत्यु कैसे हुई थी और वो कहाँ मरी थी? उन्हें कौन सी बीमारी ऐसी हुई थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई? मिस क्रॉस कहती हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि मैं जानती हूँ कि क्विंट सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मिस जेसल तो उससे सच्चा प्यार करती थी। उस सुबह तकरीबन 4 बजे जब सीढ़ियों से गिर के उस शैतान क्विंट की मौत हो गई तो मुझे ऐसा लगा था कि भगवान ने आज न्याय कर दिया। अब मिस जेसल बच जाएंगी और मुक्त हो जाएंगी ऐसे शैतान से। लेकिन इसका विपरीत हुआ। मिस जेसल जैसे अधमरी सी हो गई। वो किसी भी हाल में क्विंट को पाना चाहती थी। वह दिन रात रोती रहती और रोने के अलावा जैसे उनके पास कोई काम ही नहीं बचा था।
फ्लोरा की देखभाल भी वो ना के बराबर करती, मैं ही सारा ध्यान रखती फ्लोरा का। रोते रोते वह इतनी दुबली पतली, इतनी कमज़ोर हो गई कि कोई भी डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर सकता था। और फिर एक सुबह उनकी लाश मिली उस झील में से, वही झील जहाँ पर आपको वो दिखाई देती है। वह सुबह सुबह झील के पास गई। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी रखा था और उसी झील के अंदर गिर के वह मर गई। उस समय उन्होंने वह क्विंट का लॉकेट पहना हुआ था, वही लॉकेट जो आपको ऊपर दिखाई दिया। और वो धुन जो फ्लोरा अक्सर गुनगुनाती है, वह मिस जैसल भी गुनगुनाती थी जब वह बहुत दुखी रहती थी, जब वो क्विंट को याद करती थी। गवर्नर से सब सुनकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। वह कहती है, अब क्या करना है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो शैतान क्विंट, वो हमेशा ही माइल्स के साथ रहता था, शायद उसके बोर्डिंग स्कूल में भी, और उसके साथ उसने ऐसी ऐसी हरकतें करवाईं जिससे वह स्कूल से निकाल दिया जाए और वह अपनी प्रेमिका फ्लोरा के पास वापस आ जाए। ये दोनों रात में कम्युनिकेट करते थे। तभी फ्लोरा को मालूम था कि अगले दिन क्विंट आने वाला है। वह फिर कहती है मिस क्रॉस से कि मिस क्रॉस, आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको फ्लोरा को यहाँ से लेके दूर जाना होगा उसके अंकल के पास। जब मेरे साथ माइल्स अकेला होगा तो वह ज़रूर कबूलेगा, वो सारी बातें बताएगा जो उसके साथ हुई हों। और एक बार अगर वो कबूल कर ले कि किस तरह से क्विंट उसे परेशान कर रहा है, सिर्फ क्विंट का नाम भी अगर अपनी ज़ुबान पे ले आएगा, तो क्विंट की आत्मा को उसे छोड़ के जाना होगा। एक बार क्विंट की आत्मा उसे छोड़ के चली गई तो फिर फ्लोरा भी मुक्त हो जाएगी। मिस क्रॉस को ये सब बातें बहुत अजीब लग रही थीं। वह कहती हैं गवर्नर से कि आप पागल हो चुकी हैं, आप बच्चों पे अत्याचार कर रही हैं। लेकिन गवर्नर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी वो लोग देखते हैं कि फ्लोरा घर में नहीं है। बहुत ढूंढते हैं तब भी फ्लोरा कहीं नहीं मिलती। तब गवर्नर को ध्यान आता है कि हो ना हो फ्लोरा उसी झील के पास गई है जहाँ पे जाना उसे बहुत पसंद था, जहाँ पर उसे वह गवर्नर की आत्मा दिखाई देती थी। भागते हुए गवर्नर जाती है झील के किनारे। फ्लोरा वह म्यूजिकल बॉक्स साथ लेकर गई थी। वही अजीब सी धुन वहाँ बज रही थी और फ्लोरा उस पे डांस कर रही थी। डांस करने के बाद फ्लोरा किसी को ग्रीट करती है। तेजी से गवर्नर की निगाह हर तरफ दौड़ती है। वह ढूंढ रही थी मिस जैसल को कि आखिर वह चुड़ैल कहाँ बैठी है जो फ्लोरा उसे ग्रीट कर रही है। दूर झील पे घासों के ऊपर उसे उसकी आत्मा दिखाई देती है। वह फ्लोरा के पास जाती है और कस के उसे झंझोड़ देती है और कहती है, बताओ तुम उसे किसको देख के ग्रीट कर रही हो, बताओ मुझे, तुरंत बताओ और मैं जान के रहूँगी। फ्लोरा तेज तेज से चीखने लगती है, इतनी तेज चीखती है ऐसे वह हिस्टेरिकल हो गई थी। वह कहती है कि तुम बहुत खराब औरत हो और बहुत से ऐसे अपशब्द यूज़ करती है जो शायद ही बच्चों को आते हों। बहुत ही खराब खराब वो स्लैंग्स यूज़ करती है और भाग कर आ जाती हैं मिस क्रॉस वहाँ पे और फ्लोरा को चिपका लेती हैं और कहती हैं गवर्नर से कि तुम पागल हो चुकी हो, मैं फ्लोरा को तुमसे दूर लेके जा रही हूँ। वह फ्लोरा को लेके उसके अंकल के पास चली जाती है और गवर्नर अब पूरे उसका इरादा यही है कि किसी तरह वह बात करेगी माइल्स से और उससे कबुलवाएगी ये बात कि उसे दिखाई देती है क्विंट की आत्मा। उसे ऐसा लग रहा था गवर्नर को कि अगर माइल्स ये बात कबूल लेगा कि हाँ उसे उस शैतान मरे हुए क्विंट की आत्मा दिखाई देती है, तो क्विंट की आत्मा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी और फ्लोरा भी मुक्त हो जाएगी। रात का समय था। माइल्स ड्राइंग रूम में आग के किनारे बैठे खेल रहा था। तभी वहाँ पर गवर्नर आती है और कहती है, माइल्स मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। माइल्स मुस्कुरा के कहता है कि एक खूबसूरत लड़की बात करना चाहे तो भला कौन लड़का बात नहीं करेगा। तभी गवर्नर की निगाह पीछे शीशे पे जाती है। वहाँ क्विंट की आत्मा थी। उसे देख के वो बहुत परेशान हो जाती है और वह सोचती है कि किसी भी तरह यही समय है, अगर माइल्स कबूल ले तो क्विंट की आत्मा चली जाएगी। वह फिर से कहती है माइल्स से कि बताओ तुम्हें क्विंट कब से परेशान कर रहा है। माइल्स चौंक जाता है। वह कहता है वो क्यों मुझे परेशान करेगा।
फिर से उससे बोलती है कि बताओ माइल्स, कबूल लो, अगर आज तुम ये बात कबूल लोगे तो तुम स्कूल वापस पढ़ने भी जा पाओगे, नहीं तो तुम्हें वह शैतान क्विंट कभी भी पढ़ाई पूरी नहीं करने देगा। क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह से घर में बैठ के बिताना चाहते हो? और ज़ोर ज़ोर से माइल्स के कंधे को हिलाने लगती है। माइल्स उछल के बाहर गार्डन में चला जाता है और वह कहता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप पागल हो चुकी हैं। गवर्नेंस भाग के बाहर गार्डन में पहुंचती वही सीढ़ियों के किनारे जहां पर क्विंट की मौत हुई थी। वह फिर से कहती है माइल्स से कि क्विंट मर चुका है, उसे जाने दो, वह तुम्हें तंग कर रहा है, वह तुमको यूज़ करके मिलन करना चाहता है अपनी प्रेमिका से, तुम ये बात अच्छे से जानते हो, फिर तुम इस बात को क्यों नहीं कबूल कर लेते? और वह ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती है माइल्स को। माइल्स बिल्कुल परेशान हो जाता है, वह तेज़ी से दौड़ता है, स्टैचू से टकरा के गिर जाता है। गवर्नेंस फिर से माइल्स को उठाती है, उसे होश में लाती है और बोलती है, कहो कहो कि क्विंट तुम्हें किस तरह से परेशान करता है, उस शैतान का तुम एक बार नाम ले लो। कहता है माइल्स, क्विंट क्विंट वो मर चुका है। इतना कहते ही माइल्स की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। जब ऊपर देखती है गवर्नेंस तो देखती है कि माइल्स स्टैचू के पास खड़ा हंस रहा है और अचानक गायब हो गया। ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और हमारे लिए छोड़ जाती है कई सवाल। क्या सच में बच्चों को आत्मा दिखाई देती थी? माइल्स को क्विंट की और फ्लोरा को मिस जेसल की। क्या सच में वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ प्रेमी प्रेमिका की तरह रहना चाहते थे? क्या फ्लोरा को ये बात इसीलिए पहले मालूम पड़ गई थी कि माइल्स वापस आने वाला है क्योंकि उसको क्विंट की आत्मा ने ये बात बताई थी, या फिर उसने बचपने में ही ऐसे ही ये बात कह दी? क्या सच में वह झील के किनारे मिस जेसल की आत्मा को ढूंढने जाती थी, या फिर सच में फ्लोरा को झील के किनारे घूमना अच्छा लगता था? क्या वो म्यूजिकल बॉक्स की अजीब सी धुन जो मिस जेसल कभी गुनगुनाती थी, फ्लोरा इसीलिए गुनगुनाती होगी कि बचपन में उसने वह धुन सुनी हो, या फिर वह उन्हें बुलाने के लिए, उनकी आत्मा को कॉल करने के लिए यह धुन गुनगुनाती थी? क्या गवर्नेंस के मन में बहुत सी ऐसी बातें थी? क्या वह सच में मेंटली सिक थी, या फिर उसके अंदर जो उसके अंकल ने ऐसा पावर दिया कि जो भी चाहो तुम बच्चों के साथ करो लेकिन मुझे परेशान ना करो, उसने उस पावर का मिसयूज़ किया? या फिर वह ओवर प्रोटेक्टिव हो गई बच्चों के लिए क्योंकि वह अनमैरिड थी, उसको नहीं मालूम था कि एक माँ का प्यार किस हद तक जाना चाहिए। ऐसे ही ओपन एंडेड ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सालों से लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। कोई कहता है कि गवर्नेंस ठीक नहीं थी, तो कोई कहते हैं कि नहीं, गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, उसने उन दोनों बच्चों को बचाना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश माइल्स इसमें मारा जाता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरे लिए। कमेंट करिए, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। सुनते रहिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, जुड़े रहे मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।